नशे की हालात में भी किस देश में लोग मीडिया में चले जाते हैं और वहाँ पे बयानों को रिकॉर्ड करने दिया जाता है? तो मैं कहूँगा पाकिस्तान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैंने कल और परसों यूट्यूब पर पाकिस्तान की टॉप मीडिया डिस्कशन को देखा। वहाँ पे एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा था और दूसरे जवाब दे रहा था। दो नशेड़ी मानो सबसे टॉप क्लास की गांजा को पी करके गया हो, और मुझे लगता है कि दुनिया में भी अभी भी सबसे बेहतरीन क्वालिटी के चरस और गांजे पाकिस्तान में मिलते होंगे। और वह यह कह रहा था कि 1962 में अयूब खान को एक मौका था, जब चीनियों ने भारत पर हमला किया, तब अयूब खान को मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए था और हिंदुस्तान पर अटैक कर देना चाहिए था। चीनियों ने यह संदेशा भेजा था, मगर वो इस बार मिस हो गए। लेकिन इस बार हमें इस फ़ायदा का ज़बरदस्त तरीके से भुनाना चाहिए, भारत पर अटैक करना चाहिए। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। हम 3 फ्रंट वार करेंगे, एक तरफ से नेपाल करेगा, एक तरफ से चाइना करेगा, एक तरफ से पाकिस्तान करेगा। हम कश्मीर में अंदर तक घुसते चले जाएंगे, हम कश्मीर को ले लेंगे और कश्मीर को लेने का सुनहरा मौका है। हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, हमें बिल्कुल रेडी लेना चाहिए। मानो कि वह किसी नशे की हालात से कम ना हो। अगर होश वाला व्यक्ति कभी भी इस तरह का बयान नहीं कर सकता हो, जिसको थोड़ी भी जियोपॉलिटिक्स की समझ हो या थोड़ी भी डिप्लोमेसी का ज्ञान हो, क्योंकि मीडिया में तो डिप्लोमेसी के ज्ञान वाले को ही बुलाया जाता है। अब वो ज्ञान वाले अज्ञानता की बात करे तो नशे में ही हो सकते हैं, क्योंकि इतना तो तय है कि अगर 80% भी चाइना का इंडिया नुकसान करे, अगर हम हाइपोथेटिकली मान ले, तो एक बात तो ज़रूर कन्फर्म है, अगर पाकिस्तान इस बीच अगर वार को स्टार्ट करता है तो 110% और 150% इतना ज़रूर है कि भारत पाकिस्तान को इस बार छोड़ेगा नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, कल चीन के साथ झड़प में जो हमारे वीर सपूत शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि। और श्रद्धांजलि तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि हम चाइना से एक बदला न ले ले, या कुछ इस नतीजे तक ना पहुंच जाए कि फिर से चीन इतनी ज़रूरत न करे। देखिए, युद्ध जो होता है या किसी भी तरह की झड़प जो होती है, दो कमज़ोर देशों में फिर नहीं होती या दो मजबूतों में नहीं होती। थोड़ा बहुत बैलेंस ऑफ पावर का डिफरेंस होता है, तब होता है। इंडिया इतनी आगे चला जाए साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर, अपनी प्रौद्योगिकी के दम पर, अपने विकास के दम पर, अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर, कि चीन ऐसा करने की कभी हिमाकत न करे। अगर अब किया है तो चीन को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि यह इंडिया है, ये शाइनिंग इंडिया है, ये नेहरू इंडिया नहीं है, बल्कि ये मोदी इंडिया है। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि। और समय यह नहीं है कि हम अपने डीपी को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चेंज कर दें, इससे सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलती है। हमें चाइनीज़ चीज़ों का बाइकआउट करना होगा। ये यूट्यूब में ट्रेंड बन जाता है, ये इंस्टाग्राम में ट्रेंड बन जाता है और ट्विटर में टॉप ट्रेंड बन जाते हैं। कुछ टीवियों को फोड़ा जाता है, कुछ दीवालों पर स्लोगन्स लिखे जाते हैं और कुछ धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। 7 से 8 दिन में यह रंग फीकी हो जाती है और फिर से रोज़मर्रा पर ज़िंदगी चल पड़ती है। सिनेमों में जब हम तालियां बजाते हैं कॉफ़ी और चिप्स के साथ, फिल्म ख़त्म होने के बाद जिस तरह हम कॉफ़ी और चिप्स के पैकेट को और डब्बे को वहीं छोड़ के आते हैं, राष्ट्रवाद भी हम उसी तरह भूल जाते हैं। बट इंडिया इस बार रेडी है और देश की जनता भी इस बार रेडी है। अभी रिसेंटली गलवान वैली में जो हुआ, वो क्लैश नहीं कहा जाएगा, इसको धोखा कहा जाएगा। 1993 में इंडिया और चाइना के बीच ट्रीटी ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी साइन हुई थी। ऐसा कहा गया था कि बॉर्डर एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक हद से ज़्यादा हम अपनी सेना को नहीं बढ़ाएंगे। चाइना और नेपाल के विभिन्न इशू पर इस हमने वीडियो बना दिए हैं, आगे आप हो सके तो देख सकते हो। अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार भारत के गौरव के लिए कार्य कर रहा है, एक रोड बनाया था। जस्ट ब्रीफिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, सबको ये पता ही होगा। उस रोड को लेकर के चाइना का कहना था कि इंडिया जानबूझकर और यूनिलेटरी और डेलिबरेटली स्टेटस को चेंज करना चाहता है, स्थिति को चेंज करना चाहता है, और इंडिया जो है इस जियो पॉलिटिक्स को बिगाड़ना चाहता है। हालांकि यह विश्व के सामने टाइम टेस्टेड है और इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि इंडिया कभी भी इम्पेरियलिस्ट पावर के अगेंस्ट ही रहा है और कभी भी इस तरह का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को नहीं अपनाया है। किसने तिब्बत को हड़पा है और किसने साउथ चाइना सी में एग्रेशन दिखाया है, ये दुनिया के सामने छिपा नहीं है। फिर भी जब 6 जून को
ऑफिसर लेवल की वार्ता हुई और यह खबर आने लगी थी मीडिया रिपोर्ट्स में कि इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं 1-1 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। ये क्या होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC? लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वो है LOC, वो होता है LOC। LOC एक एग्रीमेंट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, जस्ट हम लोग मानते हैं, किसी तरह का समझौता नहीं है। इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर इतना कॉम्प्लेक्सेस है जिसको कि चाइना सबसे पहली बात की मैकमोहन लाइन को सो कॉल्ड मैकमोहन लाइन कहते आया है, सो कॉल्ड मैकमोहन लाइन उसको मानता नहीं है। और 1962 में जो गलती करा नेहरू जी ने, हाँ बिल्कुल नेहरू जी ने जो गलती करा, आज चाइना यहाँ तक आ गया, नहीं तो ये इलाका अपना ही होता। और तो ये एरिया अब वहाँ तक ऑक्युपाई कर लिए, इसलिए हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल। ठीक है, LOC तो यहाँ तक है, बट एक्चुअल में कितना तक है? एक्चुअल में यहाँ तक है, इसलिए इसको LAC कहा जाता है। जब से इंडिया ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को स्क्रैप्ट करा है, तब से पूरी विश्व मीडिया में एक खलबली मच गई है। जो भी एंटी इंडिया जो भी ग्रुप हैं, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, काफ़ी एक्टिवली इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जब से अमित शाह जी ने कहा कि अब लद्दाख को भी हम लेकर रहेंगे, चाइना में खलबली मची। ये एक ब्रॉडर इशू है, ये क्या कारण है नहीं कारण है इस पर ज्ञान न देते हुए बस श्रद्धांजलि सबसे पहले अर्पित करें अपने वीरों को। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि कई लोग निगेटिविटी फैलाने लगते हैं, कई लोग बताने लगते हैं कि क्या युद्ध होगा, बहुत सारे माहौल में क्या युद्ध का क्या संभावना है। जस्ट इसी पर बात करेंगे, डिप्लोमेसी और इंडिया चाइना रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1962 वार के कॉज ना करते हुए वीडियो लंबा होगा। क्या वार की संभावना है? जब भी क्लासेस डोकलाम में पिछले दिनों 73 दिनों तक स्टैंड ऑफ रहा और कहा जाता था उस समय जो भी रिटायर्ड ऑफिसर थे, जो भी एम्बेसडर थे, उनके ट्वीटों को और वेरियस जो न्यूज़पेपर हैं, जो ग्लोबल टाइम्स हो चाइना का या इंडिया का न्यूज़पेपर हो या जो भी विश्व का, वो बताया जा रहा था कि डोकलाम स्टैंड ऑफ अलग है। लेकिन इस बार और अलग, अगर ये जो डी एस्केलेशन की बात की जा रही थी कि 6 जून के बाद हो सकता है, ये जो क्लैशेस हुए हैं कि जब भारतीय सेना पेट्रोलिंग के लिए गई तो उससे 20 से 25 लोग, ये मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि उनसे 5 गुना सैनिकों ने इंडिया के सैनिकों को घेर लिया। और उनका ये कोई क्लैश नहीं है, इंडिया की तरफ से हम लोग क्लैश कह सकते हैं। सबसे पहले तो क्लैश कहना ही गलत है, ये सुनियोजित एक रणनीति थी। और कहा जाता है कि ये चाइना के टॉप क्लास मिलिट्री और टॉप क्लास पॉलिटिकल गाइडलाइन पर, इशारों पर हो रहा था। सीधे कहे पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के टॉप क्लास जो सोर्स हैं वहाँ से ये हो रहा था। ये लोग पहले हंटिंग करने के लिए आए थे, कई लोग जो बच गए उनको रिवर में गिर गए, गलवान रिवर में गिर गए। और देखिए इसका नैरेटिव कि ग्लोबल टाइम्स जो माउथ पीस है चाइना का, वो कह रहा है कि गलवान वैली तो हमेशा से चाइना को बिलोंग करता है। घेर लिए और कटीले तारों और पत्थर रॉड लेकर के आ गए। और इतनी बहादुरी देखिए, बहादुरी देख करके आप दंग रह जाएंगे कि उनके ही हथियारों को छीन करके कैसे इंडिया के लोगों ने उनको भी मार डाला। अब यहाँ पे कुछ ज्ञानी लोग जो ज्ञान देते रहते हैं, ज्ञान उसको बोले भाई यार तू ज्ञान मत ठेल, ज्ञान मत दे। सबसे गलत तो वो होता है कि भारत में रहकर ही सवाल उठाते हैं, अरे ये तो 43 मरे कि 35 मरे। एक रिपोर्ट बोल रहा है कि 35 और कई रिपोर्ट बता रहे हैं 59 और कुछ रिपोर्ट जैसे इंडियन मीडिया रिपोर्ट 43। ये तो मरे नहीं ना। अरे भैया जब आपको भारत की मीडिया पर भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान का देखिए, चाइना का देख लीजिए। क्यों चाइना छुपा रहा है आंकड़े को, उसी को देखो। और सबसे गलत तो वो है जो बोलता है, और उससे भी गलत वो है जो उनकी बातों को सुनता है। उनको बोल दो कि जब कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक की बातों को जो ना माने, अब से जो भी एयरकोर्ट बाला स्ट्राइक की बात को ना माने, वो पॉलिटिशियन हो या स्टूडेंट हो या कुछ भी हो। एक्चुअली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो पर जब भी से पहले बनाया गया है, ओपिनियन रखने से हमेशा लोग बचते आए हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई ओपिनियन बचाया नहीं जा सकता। राष्ट्रवाद में ओपिनियन एक ही होता है और वो है देश प्रेम। यहाँ पे अगर कोई कहे कि आप बायस्ड हैं, तो बिल्कुल बायस्ड होना ही देश प्रेम है, ये बायस्ड होना पड़ेगा। और वहाँ पे जो ओपिनियन रखे उसको बोलो कि अभी भी मैं तो ये कहूँगा अपनी कि जब भी इंडिया का जो फाइटर प्लेन स्ट्राइक करके आया, जो बंदूक है, उस पर जाकर के उसको बिठा देना चाहिए, उस गरम मशीन पर, तब उनको पता चलेगा कि हाँ भाई सच में कुछ इस तरह का एयर स्ट्राइक या कुछ भी हुआ है। तो इस एरिया में जो डिस्प्यूटेड है, सबसे बात कर लें तो उसके क्या युद्ध होगा। देखिए युद्ध की संभावना लगभग 40% तो है, एकदम 100% तो नहीं कर सकते, बट 40% इंडिया ज़रूर रिटेलिएट करेगा इस बार।
पिछली बार भी मोदी जी ने कहा था कि भारत इन बलिदानों को भूलेगा नहीं। पुलवामा के बाद भी कहा था, आपने देख लिया। उरी के बाद भी कहा था, आपने देख लिया। और एक बार भी फिर से इन्होंने कहा है। और ये वो सरकार है जो जितनी एजेंडा तय करती है उतनी तो करती है, उससे ज़्यादा भी कर लेती है। आप मान के चलिए कि चाइना के साथ इस बार युद्ध होगा। क्या स्वरूप होंगे युद्ध के, ये आप मान के चलिए। जो भी ज्ञान दे रहा है उसको ज्ञान देने दीजिए। ये मान के चलिए क्या स्वरूप होगा। ये न्यूक्लियर वार होगा या इतना बड़ा होगा, इतना नहीं है। दोनों देश काफ़ी कितने फ्रंट पर होगा। क्या ये अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा, जितने भी लॉन्ग बॉर्डर है, ये पाकिस्तान तक होगा, या क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन वार होगा और इंडिया ज़रूर रिटेलिएट करेगा। 100% इंडिया रिटेलिएट करेगा। और जो भी हो, न सिर्फ अक्साई चीन रीजन में इधर रिटेलिएट करेगा, लेकिन अभी नहीं होगा। इतनी जल्दी नहीं हो जाती कि हाँ 2-4 दिन में। पूरी इंडिया जो भी करेगी प्लानिंग के साथ करेगी। पहले जो होगा ये प्रेशर बनते जाएगा। आप 1962 के बारे में आप अगर पूरी जानते हैं, या किसी भी वार के बारे में, कि ये जो कैसे होते रहता है। अभी क्लासेस आएंगे, कुछ इंडिया वाले करेंगे, कुछ उधर से करेंगे, कुछ हम अपनी तरफ से। अब मोदी सरकार ने ऑरेंज अलर्ट दे दिया है, यानी कि रेडी फॉर वार। ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है, सेना को खुली छूट दे दी गई है। वीपी कृष्ण मेनन जैसे मूर्ख, कहने के लिए हम मजबूर हैं, मूर्ख और उतने बेवकूफ़, और नेहरू जी जैसे आज प्रधानमंत्री नहीं है, जिन्होंने आर्मी के इनोवेशन को काट दिया और देश की सेना को निहत्था बनाया। जिन लोगों का यह मानना था। तो हम बात कर रहे थे 1962 के सिचुएशन के बारे में। इस पर भी अलग से बात करेंगे कि आर्मी को कैसे निहत्था बना दिया गया था। और लोगों का ये मानना था, आश्चर्य से, जिनको पता ना होगा उनको 2 बार सोचना चाहिए। अभी खड़े हैं तो बैठकर और बैठे होते खड़े होकर, कि उन्होंने कहा कि देश में आर्मी को तो ज़रूरत ही नहीं है, सारी पुलिस कर देगी। और जैसी बेवकूफ़ियत वाली बात जब चाइना ने सुनी, अटैक कर दिया और भारत के सैनिक ने निहत्थे होकर के चीन के लोगों को मारा था। अभी इंडिया के पास मल्टी कैपेबल ऑल वेदर वेपन है और डीआरडीओ वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रही है इंडिया को। ये मैं बिल्कुल नहीं अंडरएस्टिमेट कर रहा हूँ कि चाइना एक पावरफुल कंट्री है, बट वनली पावरफुल होने से किसी भी युद्ध को जीता नहीं जाता। यहाँ पे इतना बात याद रखिए कि केवल और केवल पावर के दम पर अगर युद्ध होता तो दुनिया के कई देश, और अगर दुनिया देश बड़े होने से युद्ध होता तो कई देश आज युद्ध नहीं जीतते। आप एग्जाम्पल लीजिए इज़राइल का, एक छोटा सा देश है और कैसे एक दिन में कई देशों को हरा दिया। और जहाँ तक कि सॉफ्ट पावर है, 1 मिनट ये भी बात कर लेते हैं कि हाँ इंडिया के साथ युद्ध होगा तो कौन कौन से देश आएंगे, ये तो अलग मैटर है। ये अभी बहुत सारे ज्ञान चौक चौराहे पर भी मिल जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कई देश डिप्लोमेटिक लेवल पर आपका साथ देंगे, लेकिन कोई भी देश नहीं चाहता कि वो खुलकर सामने आ जाए, चाहे उस देश के साथ किसी देश का रिश्ता कितना भी ख़राब ना हो। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि चाइना अगर इस बार युद्ध करता है तो बुरा फंसेगा। ये कोई ओवर फैनाटिकली पैट्रियटिज्म, कोई कट्टर राष्ट्रवाद या बोल बच्चन की तरह नहीं है। अंडर एस्टिमेट करके ही मानिए, क्योंकि इस बार जो सॉफ्ट पावर है इंडिया का चाइना से, वो बहुत ज़्यादा हाई है। कई रेगुलर इस पर वीडियो हम बनाएंगे, अपडेट करेंगे पॉलिसी को लेकर के, डिप्लोमेसी को लेकर के। अगर इंडिया से वार होता है तो कौन कौन से देश इसमें साथ देंगे, बस यही मकसद है। कि वार की संभावना है एक लाइन में तो बिल्कुल हाँ है, 40 to 55% है। आने वाले 1 से 1.5 महीनों में 20 दिन तक कम से कम देख लीजिए कि क्या होता है। इंडिया रिटेलिएट करेगा, बिल्कुल रिटेलिएट करेगा। सेना तो रिटेलिएट करती ही है, लेकिन अब आम जनता को रिटेलिएट करना होगा। कुछ मूर्ख ये भी कह रहे हैं कि सरकार को बैन कर देना चाहिए चाइना का प्रोडक्ट। इसका मतलब वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो गंदे से लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि सरकार मंगवाती है। उनको कुछ पता नहीं है, कभी वो मिडिल स्कूल कभी हाई स्कूल नहीं गए, कुछ उनको WTO वगैरह का पता नहीं है। तो उन मूर्खों की बात में ना आए। आप अपनी लेवल से रिटेलिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें ताकि सरकार कभी भी कमज़ोर महसूस ना करे। ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स चोरी करते हैं, जो देश के खिलाफ़ बोलते हैं, उनका मनोबल डाउन करे। या वो मीडिया रिपोर्ट्स हो जो देश का शिकायत कर रहा है, 2 मिलियन व्यू उनका पहुंच जाता है, उनको देखना बंद करे। और सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा बनाए रखने वाली चीज़ों के साथ रहें। ठीक है, लास्ट में इतना ही कहना है
कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, एक शायरी है ना। सफलता उन्हीं की मिलती है जिनके हौसलों सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। सिपरी का रिपोर्ट क्या कहता है वो छोड़ दीजिए कि चाइना के पास कितना न्यूक्लियर वेपन है। 1965 में 1962 में जब सेना को निहत्था कर दिया गया था, सेना का विल पावर तो आप हारने के बाद पता ही होगा क्या होगा, किस तरह से मॉरलिटी सेना का डाउन किया गया, क्रेडिबिलिटी को डाउन किया गया, निहत्था कर दिया गया। पाकिस्तान ने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और पेंटागन से तब यानी कि अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन थे। हम लोग NAM की गीत गा गा कर माला फिर रहे थे कि नन अलाइन मूवमेंट, किसी से सप्लाई नहीं लेना है, किसी से कुछ नहीं लेना है। तब भी अपने विल पावर के दम पर, अपने केवल साहस के दम पर, कौशल के दम पर इंडिया ने पाकिस्तान को 1965 में पटखनी दी। और ऑपरेशन ट्राइडेंट तो याद ही होगा उनको 1971 के वार का, जब कराची पर इंडिया ने हमला किया तो 7 दिनों तक वहाँ सूरज दिखा नहीं गया था। तो यहाँ पे चाइना का जो ट्रूप्स है वो मोबिलाइज एक जगह पे नहीं है, बहुत बड़ा प्रोविंस है जिंगजियांग। अभी हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिंगजियांग में उलगर मुसलमानों पर ये अटैक हो रहे हैं, चाइना क्या करता है, लेकिन उस पर कभी भी इंडिया के लिबरल नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके ज्ञान का स्रोत बुद्ध के ज्ञान के सोर्स से भी बहुत अव्वल दर्जे का है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, बोलने को तो लगातार बोला जा सकता है। पल पल की इस वीडियो पर डिप्लोमेसी से वार तक क्या संभावना है, कौन कौन से देश इंडिया के साथ वार होगा तो किस साथ आएंगे, क्या समीकरण होगा, क्या वार होगा, क्या पावर है, एक एक टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि के साथ नमस्कार।